हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। आज हम जानेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बात भी बताना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं जनसंख्या वितरण। जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं? धरातल पर जनसंख्या के फैलाव को जनसंख्या वितरण कहते हैं। यानी कि जो हमारी पृथ्वी है उस पृथ्वी के धरातल पर जो जनसंख्या रहती है, ठीक है, जनसंख्या किस तरह रहती है, ठीक है, कहाँ ज़्यादा रहती है कहाँ कम रहती है, उसी फैलाव को, उसी वितरण को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या वितरण कहते हैं। अगली चीज़ समझिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या, यानी कि हर वर्ग किलोमीटर में जो लोगों की संख्या होती है, ठीक है, जहाँ लोग रहते हैं उस संख्या को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक वर्ग किलोमीटर पर जो है 12 आदमी रहते हैं, ठीक है, 12 लोग रहते हैं। तो एक वर्ग किलोमीटर में जो 12 लोग रहते हैं, ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व कितना हो गया? 12 हो गया। इसका फॉर्मूला भी है निकालने का। इसको आप जो है जनसंख्या घनत्व को कुछ इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, जैसे कि जनसंख्या घनत्व इजिकल टू जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल जो है वर्ग किलोमीटर में निकाला जाता है। इस तरीके से आप जो है जनसंख्या के घनत्व को निकाल सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए किसी भी देश की जनसंख्या 1,50,000 है और वहाँ का जो क्षेत्रफल है वो है 100 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, अब जो इसका हम जैसे जनसंख्या घनत्व निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 1500। यानी 1500 का मतलब क्या है कि हर वर्ग किलोमीटर पे कितने लोग रह रहे हैं? हर वर्ग किलोमीटर पे 1500 लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बात समझनी चाहिए कि ये जो है 100%, 100% जो है सच भी नहीं होते, क्योंकि ये एक एवरेज होता है। ठीक है, हो सकता है हर वर्ग किलोमीटर पे 1500 से ज़्यादा लोग भी रहते हो और ये भी हो सकता है कि हर वर्ग किलोमीटर में 1500 से कम लोग रहते हो। ठीक है, तो ये लेकिन ये एवरेज है कि हर वर्ग किलोमीटर में 1500 लोग रहते हैं, एक औसत है। ठीक है, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए अब समझते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो जनसंख्या का फैलाव है, जहाँ लोग रहते हैं, तो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? यानी ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा जो है लोग अपने आप को डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आज अगर हम देखें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं या बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पे जनसंख्या विरल है, यानी वहाँ पे जनसंख्या ना के बराबर है, और बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर जनसंख्या भरी पड़ी है। ठीक है, तो इसके क्या रीज़न है? ठीक है, जनसंख्या ज़्यादा कहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है, कहाँ पर कम है। जैसे हम अपनी भारत की बात करें तो जो हमारे नदी वाले इलाके हैं, ठीक है, तटीय वाले इलाके हैं, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी आपको। यूपी, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। लेकिन वहीं अगर जम्मू कश्मीर में जाएं, अरुणाचल प्रदेश में जाएं, तो वहाँ पर जनसंख्या जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका क्या रीज़न है? तो इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, उन्हीं फैक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ रहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भौगोलिक कारक होते हैं। भौगोलिक कारक कौन कौन से होते हैं? जैसे जल की उपलब्धता। देखिए दोस्तों, जहाँ पे जल की उपलब्धता सही होती है, यानी जहाँ पर लोगों को जल आसानी से मिल जाता है, पानी आसानी से मिल जाता है, वहीं पर लोग जो है रहना पसंद करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो हमारे नदी वाले इलाके हैं, जो तटीय इलाके हैं, वहाँ पे जो है सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो है पानी की उपलब्धता अच्छी होती है, वहाँ पे पानी अच्छी मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में लोगों को उपलब्ध होता है। ठीक है, और वहीं भारत में कुछ ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे, जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान की जनसंख्या थोड़ी कम है, क्योंकि वहाँ पे जो है मरुस्थलीय इलाका है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ी जल की उपलब्धता थोड़ी कम होती है। तो जल जो है एक ऐसा फैक्टर है जो ये निर्धारित करता है कि कहाँ पे लोग रहेंगे और कहाँ पे नहीं। अगर जहाँ पे जल होगा तो वहाँ पे लोग रहना पसंद करेंगे, और जहाँ पे जल नहीं होगा तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, एक और है मृदा। मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, मृदा जहाँ पे उपजाऊ होगी वहीं पर लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उपजाऊ मिट्टी में ही जो है फसल उगाई जा सकती है। ठीक है, हम फसल को उगा सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे बंजर भूमि होगी, ठीक है, वहाँ पे जो है कोई रहना पसंद नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरीके से जलवायु। भाई
जलवायु का मतलब आप समझते ही कि जलवायु जो होती है, जहाँ पे जलवायु अच्छी होती है, अच्छी यानी अनुकूल जलवायु होती है, लोगों के अनुकूल जलवायु होती है, वहीं पर लोग रहना पसंद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, लोग ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड हो और ना ही ज़्यादा गर्मी हो। ठीक है, लोग इस तरीके के जगहों पर रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत सारे इलाके जैसे जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए वहाँ पे जो है कम लोग रहते हैं। इसी तरीके से राजस्थान में लोग कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ पर गर्मी पड़ती है। ठीक है, वहाँ पे गर्मी पड़ती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, एक ठंडा इलाका है, पर्वतीय इलाका है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे लोग कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती ना ज़्यादा ठंड होती, तो वहाँ पे लोग जो है अच्छी मात्रा में रहने को आपको मिल जाएंगे। इसी तरीके से भू आकृति, भू आकृति का मतलब है भूमि की बनावट। भाई भूमि की बनावट जैसी होती है, लोग वहीं पे रहना पसंद करते हैं। जैसे अगर भूमि की बनावट समतल होगी तो वहीं पे लोग रहना पसंद करेंगे। हम कहाँ रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे भूमि समतल है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्कूल भी खोले जा सकते हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज भी लगाई जा सकती हैं। ठीक है, समतल भूमि पे फसल भी की जा सकती है, कृषि भी की जा सकती है। ठीक है, घर भी बनाए जा सकते हैं, सड़क भी बनाई जा सकती है समतल भूमि पर। लेकिन अगर पहाड़ होंगे, ठीक है, तो पहाड़ों पर तो कुछ कर ही नहीं सकते। ना पहाड़ों पर हम हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, ना स्कूल बना सकते हैं। ठीक है, पहाड़ों पर हम कुछ नहीं कर सकते, पहाड़ों पर ज़िंदगी थोड़ी मुश्किल होती है, इसलिए वहाँ पे जो है कम जनसंख्या पाई जाती है, यही रीज़न होता है। ठीक है, अब कुछ आर्थिक कारक भी है, तो हमारे भौगोलिक कारक थे जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, लेकिन कुछ आर्थिक कारक भी होते हैं। आर्थिक कारक जैसे खनिज, ठीक है, जहाँ पे खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, जिन क्षेत्रों में खनिज पाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पे लोग जो है ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। ठीक है, वहाँ पे होता क्या है कि जहाँ पे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं तो वहाँ पे खदानें, ठीक है, उन खनिजों को निकाला जाता है, और उन खनिजों को निकालने के लिए मजदूरों की ज़रूरत होती है, और ठीक है, मजदूरों की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, खनिजों को निकालने के लिए जो मजदूर होते हैं, उन मजदूरों को रोज़गार मिल जाता है। ठीक है, तो रोज़गार के लिए लोग जो है वहाँ पर आते हैं। ठीक है, बात आ गई समझ में। इसी तरीके से नगरीकरण, ठीक है, जहाँ पे नगर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलती है लोगों को। ठीक है, शिक्षा की सुविधा मिलती है, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा मिलती है। ठीक है, अच्छी अच्छी सुविधाएं वहाँ पे मिलती है, इसलिए लोग जो है नगरों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मिलती हैं लोग। इसी तरीके से औद्योगिकरण, भाई जहाँ पे उद्योग लगे होते हैं, ठीक है, जहाँ पे उद्योग होते हैं, बहुत सारे उद्योग होते हैं, तो वहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, क्योंकि उद्योगों में लोगों को रोज़गार मिलता है, वही चीज़ है खनिज वाली कि लोगों को वहाँ पे जो है क्या मिलता है, रोज़गार मिलता है। इसलिए रोज़गार की तलाश में, रोज़गार के चक्कर में जो है लोग क्या करते हैं, अपने देश, अपने राज्य को छोड़कर या अपने क्षेत्र को छोड़कर उस क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ पे उद्योग स्थापित हैं, ताकि उनको उन उद्योगों में रोज़गार मिल जाए। ठीक है, तो रोज़गारों को पाने के लिए जो है जनसंख्या एक इधर से उधर जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या को निर्धारित कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली यही फैक्टर्स हैं जो जनसंख्या को निर्धारित कर रहे हैं। ठीक है, ये जनसंख्या को मजबूर कर रहे हैं, अपनी मर्जी से जनसंख्या को ये फैक्टर्स जो है कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, औद्योगिकरण कैसे कंट्रोल कर रहा है कि जहाँ उद्योगों में जनसंख्या वही जाएगी। ठीक है, जहाँ उद्योग नहीं होंगे वहाँ पे जनसंख्या रहना पसंद नहीं करेगी। कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी होते हैं, जैसे कुछ वर्ग के लोग जो होते हैं वो अपने ही वर्ग के लोगों में रहना पसंद करते हैं, ऐसा है नहीं है। ठीक है भाई, जो एक वर्ग के जो लोग होते हैं, ठीक है, तो वो वर्ग के लोग जो है अपने ही वर्ग के लोगों में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अपने ही वर्ग के लोगों में रहना पसंद करते हैं, वो किसी अन्य वर्ग के साथ, किसी अन्य धर्म के साथ जो है रहना पसंद नहीं करते। ये जनरली देखा जाता है भारत में। ठीक है, आइए अगला समझते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है? देखिए, आमतौर पर लोग समझते हैं जनसंख्या वृद्धि का मतलब होता है जनसंख्या का बढ़ना, लेकिन ऐसा नहीं है। जनसंख्या वृद्धि का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि जनसंख्या का बढ़ना हो। ठीक है, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि जनसंख्या वृद्धि का मतलब क्या होता है। वृद्धि का मतलब होता है ज्योग्राफी की लैंग्वेज में परिवर्तन, चेंज। अब चेंज जो है घटते क्रम में भी हो सकता है, बढ़ते क्रम में भी हो सकता है। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि अगर हम कह रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या घट भी सकती है। अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो भी हम कहेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हुई है, और अगर जनसंख्या घट रही है तो भी हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दो तरीके से हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि या तो जनसंख्या बढ़ेगी, तो इस जनसंख्या बढ़ने वाली इस वृद्धि को हम क्या कहेंगे, धनात्मक वृद्धि, या फिर जनसंख्या घटेगी
और अगर घटेगी तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक वृद्धि। ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि को भी हम परसेंट में व्यक्त करते हैं। ठीक है, यानी हम प्रतिशत में बताते हैं कि जनसंख्या इतनी वृद्धि हुई, यानी जनसंख्या में इतनी वृद्धि हुई, इतनी धनात्मक वृद्धि हुई, इतनी प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धि हुई, यानी प्रतिशत में, परसेंट में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। आइए अब समझते हैं जनसंख्या परिवर्तन के घटक। तो जनसंख्या परिवर्तन के कितने घटक होते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के दोस्तों 3 घटक को देखिए, जन्म, मृत्यु और प्रवास। ये जो है हमारे जनसंख्या परिवर्तन के घटक होते हैं। अच्छा, जन्म दर से क्या होता है? जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि होती है। मृत्यु दर से क्या होता है? मृत्यु दर जब बढ़ती है तो जनसंख्या में क्या होता है? ऋणात्मक वृद्धि होती है। इसी तरीके से जब प्रवास किया जाता है तो प्रवास से क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक जनसंख्या में धनात्मक वृद्धि भी होती है, ऋणात्मक वृद्धि भी होती है। ठीक है, ये था हमारा पार्ट 1 इस चैप्टर का। और इसके अगले चैप्टर में हम जो है आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, यानी कि प्रवास और भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं आपको डाउट लग रहा हो वीडियो में, ठीक है, आपको कुछ समझ ना आया तो आप जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।